तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे कि जो सत्ता की साझेदारी, क्या पढ़ रहे थे? सत्ता की साझेदारी। उसमें हम पढ़े थे बेल्जियम के बारे में, श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम में कहा गया था 3 भाषी लोग हैं। कितने? 3 भाषी लोग। तीनों भाषाओं का नाम बताया गया था आप लोगों को कौन कौन सी? डच भाषा, फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा। डच भाषा 59% थी। कितने? 59% लोग थे डच भाषा के। उसके बाद फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% लोग थे। जर्मन भाषा बोलने वाले 1% लोग थे। कितने? केवल 1% लोग। ठीक। उसके बाद देखा गया था इन दोनों में मतभेद हो गया था। संख्या ज़्यादा होने की वजह से डच भाषाओं ने उन्होंने कहा कि जो पावर है इनके पास नहीं होना चाहिए, समृद्धि बहुत ज़्यादा समृद्धि, इनके पास धनवान है ये लोग, तो ये नहीं होना चाहिए। जिसके चलते वहाँ के सरकार ने संविधान को कई बार संशोधित किया और वहाँ लड़ाई झगड़ा होने से रोक लिया। ठीक। लड़ाई झगड़ा जो होने वाला था उसको कहीं ना कहीं रोक लिया गया। लेकिन श्रीलंका में, कहाँ पर? श्रीलंका में कितने भाषा के लोग थे? 2, मुख्य रूप से 2, सिंहली भाषा और तमिल भाषा। ठीक। और यही 2 भाषाओं के लोग, इनकी संख्या थी 74%, इनकी संख्या थी 18%। एक में आते थे ईसाई, वो इस्लाम धर्म के कुछ लोग, उसमें 8% में जो भी बचता था उसमें ईसाई धर्म के कुछ लोग थे और इस्लाम धर्म के लोग थे। ठीक, 8% में। तो इनसे कोई बहुत ज़्यादा विशेष मतलब नहीं था, मतलब था केवल सिंहली भाषा से और तमिल भाषा से। ठीक। सिंहली भाषा कितने? 74%। तमिल भाषा कितने? 18%। मतलब हमें ये देखने को मिला कि ये दोनों भाषा के लोग आपस में मतभेद शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? मतभेद। मतलब इनकी बनावट देखा गया था कि इनकी संख्या लगभग हरियाणा के बराबर है, 2 करोड़ है लगभग से। ठीक। हमारे यहाँ जो राज्य है हरियाणा, उसके लगभग बराबर है। तो वहां पर हमें ये देखने को मिला कि ये लोग क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। अब हमें देखने को मिला कि जब ये लड़ रहे हैं तो क्या होता है, वही देखना है। अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का मतलब सिंहली बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। अब देखते हैं ये किस धर्म ये आते हैं? बौद्ध धर्म से। सिंहली किस धर्म में आते थे? बौद्ध धर्म में। अब बौद्ध धर्म में हम देखें होता क्या है, अब ये देखते हैं। तो बहुसंख्यकवाद यह मान्यता है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है, यदि कोई समुदाय क्या है? बहुसंख्यक, तो बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है। मतलब देखो सीधा यहाँ खा गया, किसके द्वारा? जिनकी संख्या ज्यादा थी वो लोग क्या करने लगे? कहने लगे कि अब हमारा शासन होगा। मतलब जो श्रीलंका देश है उसमें किसका शासन होगा? सिंहली वालों का। ये कौन कहने लगा? सिंहली वाले लोग। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना कर सकता था। मतलब जो कहा जाए अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको पीछे छोड़ते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगे कि तुम लोगों को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, जो मान्यता रहेगा केवल सिंहली भाषा को। ठीक। अब हम देखते हैं 1956 के बाद जो कानून बनाए गए थे, ध्यान रखना श्रीलंका आजाद हुआ था 1948 में। कब आजाद हुआ था? 1948 में। तो 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम, 1956 में क्या कानून बने, क्या कदम उठाए गए? तो 1956 में एक कानून स्थापित हुआ। क्या स्थापित हुआ? एक कानून बनाया गया सिंहली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु। सिंहलियों के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसमें कहा गया कि इनकी बात संख्या ज्यादा है, इन लोग का अधिकार चलेगा पूरे देश पर। पूरे देश पर किसका अधिकार चलेगा? जिनकी संख्या ज्यादा उनका अधिकार चलेगा। ठीक। उसके बाद फिर नए संविधान में यह कहा गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी। सिंहली धर्म के लोग, सिंहली भाषा के लोग किस धर्म से आते थे? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म में। तो उस नए संविधान में ये कहा गया कि जो सिंहली धर्म के या कहा जाए सिंहली धर्म के जो लोग हैं, सिंहली भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, उनको संरक्षण मिले, बढ़ावा मिले। मतलब पूरा पावर उन्हीं को दिया जाए, बाकी जो अदर भाषा बोलने वाले हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनसे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक। उसके बाद ये कहा गया सिंहली को, देखो सिंहलियों को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। उस संविधान में लिखा गया कि जो सिंहली हैं उनको हर जगह प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या फिर सरकारी नौकरी हो, कहीं भी हो उनको क्या दी जाएगी? प्राथमिकता। मतलब उनको आगे रखा जाएगा। ये होने लगा। फिर हम देखते हैं कि सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब जो सिंहली भाषा थी उसको क्या घोषित किया गया? राजभाषा। अब इन्होंने देखो सिंहलियों ने क्या कर दिया? अपने भाषा को राजभाषा घोषित कर लिया। अब देखो हमें ये देखने को मिलता है कि क्या होता है अब आगे। ठीक। अब हम देखते हैं जब अगला टॉपिक उसमें देखते हैं। तो जो अगला टॉपिक हमारा भारत में सत्ता की जाएगी, तो अभी जो बता रहे थे हम कि क्या नाम है श्रीलंका, जो श्रीलंका में सभी को पूरा अधिकार मिल गया। मतलब वो लड़ाई जो अभी आज तक चलती आ रही है, जो ये मतभेद हुआ है दोनों भाषाओं के बीच, वो आज तक खत्म नहीं हो पा रहा है, वो अभी भी चल रहा है। ठीक। तो यही हमारा टॉपिक में था कि मतलब श्रीलंका किस प्रकार अभी भी मतभेद में उलझा हुआ, गृह युद्ध में उलझा हुआ, लेकिन बेल्जियम होशियारी लगाकर वो आगे बढ़ गया। ठीक। वो अपने देश का विकास कर रहा है। तो अब हमें पढ़ना है भारत में सत्ता की साझेदारी। क्या पढ़ना है? भारत में सत्ता की साझेदारी। तुम जानते हैं भारत हमारा क्या है? एक लोकतांत्रिक देश। भारत क्या है? लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में सत्ता की साझेदारी होती है, ध्यान रखना। अब जैसे हम यहाँ देखते हैं हमारे यहाँ चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव जो होता है, तो चुनाव के द्वारा हमारे यहाँ सरकार चुनी जाती है। कौन? सरकार।
सरकार को चुना जाता है हमारे यहाँ किसके द्वारा, चुनाव के द्वारा, मतलब वोटिंग होती है। और यहाँ पर सभी को समान वोट या एक वोट एक मोल, मतलब एक लोग का एक ही वोट माना जाएगा, ये सभी को समान अधिकार है। ये संविधान के द्वारा हमें अधिकार दिया गया है कि सबका एक वोट बराबर माना जाएगा। ये नहीं कि अगर कोई दूसरे धर्म के या निम्न जाति के हैं तो उनको ऐसे कहा जाए कि उनका 2 वोट हमारे 1 वोट के बराबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को समान अधिकार इक्वल रखकर संविधान में डिवाइड किया गया और सभी को समान अधिकार दिया गया। तो भारत में जो सत्ता की साझेदारी है 2 प्रकार से चलती है। जैसे देखना, भारत में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, कितने रूप हैं, 2 रूप है। भारत में जो सत्ता की साझेदारी उसके कितने रूप काम करते हैं, 2। पहला क्या है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। कौन सा, ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊर्ध्वाधर का मतलब हमें देखने को मिलेगा कि सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का विवरण कैसे है। सरकार जो उसके नीचे मध्य बीच में जो विवरण किया गया, बंटवारा किया गया, वो कैसे किया गया, तो 3 स्तर पे किया गया। पहले केंद्रीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय सरकार। तो देश के लिए जो हमारी सरकार काम करती है उसे हम कहते हैं केंद्रीय सरकार। देश के लिए जो सरकार काम करती है उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय सरकार। और उसके बाद जो राज्य के लिए काम करती है, किसके लिए, राज्य के लिए जो सरकार काम करती है उसे हम कहते हैं राज्य सरकार, ठीक। उसके बाद स्थानीय सरकार, जो अपने एक निवास स्थान के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, एक छोटे से एरिया के लिए जो काम करती है सरकार, उसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद सत्ता का क्षैतिज वितरण। कौन सा, ये हमारा था ऊर्ध्वाधर वितरण। कौन सा, ऊर्ध्वाधर। अगला है क्षैतिज वितरण। कौन सा, क्षैतिज वितरण। उसमें क्या है, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का विवरण। सरकार का जो अंग है, विभिन्न अंग, कई अंग, ठीक, उनके मध्य सत्ता का ऐसे वितरण है। पहला विधायिका। विधायिका क्या होती है, जो कानून बनाती है, विधेयक, उसे क्या कहते हैं, विधायिका। जो कानून बनाती है उसे हम कहते हैं विधायिका। और जो ध्यान सुनना, उस कानून को जो लागू कार्य करती है वो कार्यपालिका होती है। और उसके बाद अगर इन कानून में कोई गड़बड़ी होती है, ठीक, अगर उस कानून में कोई गलती हो, बनाने वाले से गलती, या वो कुछ गलती कर दी है, तो उनको न्याय कौन देती है, न्यायपालिका, ठीक। तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के 3 अंगों पर डिवाइड किया गया। इसमें भी तो हमारा हो गया, भारत में सत्ता की साझेदारी पर विभिन्न प्रकार से वितरण किया गया है। तो अब वितरण में हम देखेंगे विधायिका, पहले क्षैतिज वितरण में देखेंगे, फिर उसके बाद ऊर्ध्वाधर वितरण। पहले क्या देखेंगे, क्षैतिज वितरण, पर इन तीनों को छोटा है तो ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे भारत, ठीक, अब उसमें देखो पहला जो हमारा था क्षैतिज वितरण। अब उसको क्षैतिज वितरण को इसलिए पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा, इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना। इसमें क्या, क्षैतिज वितरण में जो पहला था विधायिका। विधायिका क्या होती है, कानून का निर्माण। देखो क्या करती है, सीधा लिखा गया है, कानून का निर्माण करती है। क्या करती है, कानून का निर्माण, ठीक। वो कानून का निर्माण करती है, मतलब ये जो कानून बनने का काम होता है इसी में होता है। कहाँ पर, विधायिका में, ध्यान रखना, कहाँ पर होता है, विधायिका में कानून बनने का काम होता है। और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये लागू करते हैं कानून, लागू नहीं, बनाते हैं। क्या करते हैं, सॉरी, बनाते हैं, क्या करते हैं, बनाते हैं। मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या करते हैं, कानून को बनाते हैं, ठीक। पता चल गया, विधायिका क्या है, कानून का निर्माण होता है किसके द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अगर ध्यान रखना, दोनों एक साथ निर्माण करने हैं तो मान्य नहीं का होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को भी है, राज्यसभा को भी। तो अगर देखा जाए लोकसभा भी कानून बना रहा है, राज्यसभा भी बना रहा है, तो मान्य किसका होगा, तो लोकसभा का मान्य होगा, ठीक। आगे जो है कार्यपालिका। कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन, ठीक, मतलब कानून के बारे में जानकारी देती है और लागू कैसे करना उसका प्रारूप तैयार करती है। कौन, कार्यपालिका। कानून को कैसे काम करना, जो बनाया गया नियम उसको काम कैसे करना है उसके बारे में पूरा एकदम विस्तार बताती है, ध्यान रखना। तो उसमें कैसे काम करना उसके बारे में पूरा जानकारी देती है, कौन, कार्यपालिका। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें कौन लागू करता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाह। ये लोग मिलकर इस कानून को लागू करते हैं। क्या करते हैं, लागू करते हैं। मतलब कानून लागू करने का अधिकार किसका है, प्रधानमंत्री का है। उसके बाद मंत्रिपरिषद का, उनकी जो मंत्रिपरिषद होती है, और नौकरशाह का, ठीक। एक बार इसके बारे में अच्छे से वीडियो बना दिया जाएगा, देख लेना, लेकिन सिलेबस में जो है इसको देखते चलिए, ठीक। न्यायपालिका क्या है, कानून की व्याख्या है, मतलब कानून के बारे में सबको बताती है। कानून का न्याय, क्या सही है कानून या नहीं जनता के लिए, उसके बारे में बताती है। कौन, न्यायपालिका, न्याय करती है, ठीक। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके बाद अन्य जिला व सत्र न्यायालय, मतलब इतने लोग मिलकर इसका न्याय करते हैं, ठीक। अगर देखा जाए सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे है तो उच्च न्यायालय, उसके नीचे है तो जिला के लिए सत्र न्यायालय, ठीक, वो हमारा काम करता है। तो ये हो गया हमारा क्षैतिज वितरण। कौन सा, क्षैतिज वितरण, ठीक। आगे देखते हैं जो ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण में हम देखते हैं केंद्रीय सरकार देश के लिए काम करती है, किसके लिए, केंद्रीय सरकार जो काम करती है किसके लिए, देश के लिए। और उसके बाद प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार, राज्य के लिए काम करती है, तो अभी बताया गया है। स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के लिए काम करती है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं, उसमें हम देखते हैं सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर क्या है, ठीक, उसको देखते हैं। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर क्या है।
अभी बताया गया ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण अंतर बहुत ज्यादा कठिन है, ध्यान से देखिएगा। इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तर केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार में बंटवारा होता है, ठीक। उसके बाद इसमें उच्चतम व निम्नतम स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें निम्नतम अंग उच्चतम अंग के अधीन काम करते हैं। उसके बाद इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंग, जो भी बताया गया था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आती है। उसके बाद इनमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, एक ही स्तर पर काम करते हैं, ठीक। और इसमें जो है, इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। तो हमारा चैप्टर समाप्त हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये पहला चैप्टर छोटा था, इसलिए ऐसे समाप्त किया गया, ध्यान रखना। और नोट्स चाहिए तो आप लोग नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और ग्रुप में ऐड होने के बाद ध्यान रखिएगा, आप लोग को पूरा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और हर एक टॉपिक या हर एक सिलेबस या हर एक विषय का नोट्स मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर जरूरत पड़ेगा आप लोग बताइएगा, हर एक सब्जेक्ट का हम नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक मैथ का क्लास अभी रोका गया है, मैथ का क्लास हम जल्दी चालू करेंगे, फिर से हम ये इस बार चालू करेंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ेगा तो हम मैथ की क्लास भी चालू करेंगे, आप लोग का जब कमेंट रहेगा तब, ठीक। तो अब हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।